पीपल सुनो, ये जो आज पढ़ाने वाला हूँ इसके बिना तुम एनएलएम के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे. दिस विल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ध्यान से सुनना, ठीक. देखो, मैंने टॉपिक का नाम दिया फॉर बॉडीज इन इक्विलिब्रियम. बिफोर वी स्टार्ट ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है. इक्विलिब्रियम का मतलब है, जनता सुनो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बोलो. इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं है, एक मिसकंसेप्शन है. इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारे बॉडी पे, जिस बॉडी पे हम बात करें उसमें अगर नेट फोर्स जीरो है तब हम कहेंगे कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है. बोलो, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. नेट फोर्स अगर जीरो है तब हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है. बात समझ में आ रहा है. अभी नेट फोर्स जीरो होने का कॉन्सिक्वेंस ये आता है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये आएगा कि एक्सीलरेशन का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो. अब एक्सीलरेशन जीरो मतलब बॉडी रेस्ट में है. गलत. एक्सीलरेशन जीरो डज नॉट मीन दैट द बॉडी विल ऑलवेज बी एट रेस्ट. एक्सीलरेशन जीरो होने का ये भी मतलब हो सकता है कि बॉडी मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी वक्त के साथ चेंज नहीं होगा. तो अगर हम इक्विलिब्रियम कहते हैं तो तुम्हारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए, आइदर ए बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. बात समझ में आया. ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्ट लोग भूल जाते हैं. इक्विलिब्रियम बोलने के साथ साथ सब लोग रेस्ट 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 मानते हैं. ऐसा नहीं है. आइदर द बॉडी में बी एट रेस्ट और द बॉडी मे बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. लेकिन दोनों केस में, चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो, चाहे वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करे, उस सिस्टम पे नेट फोर्स हमेशा क्या निकल के आएगा, जीरो ही निकल के आएगा. ठीक है. इस पर क्वेश्चन भी आया जेई में. ऐसा बोल दिया कि एक बॉडी रस्सी के साथ था, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है. बोलो टेंशन का वैल्यू क्या है. बहुत लोगों ने गलत करके आया ये क्वेश्चन. कांस्टेंट वेलोसिटी बोलने के साथ साथ तुम्हें एक ही चीज़ लगाना है, उस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो. सो एक्सीलरेशन जीरो मीन्स either body is at rest or moving with, come on people, constant velocity. है ना. ओके. तभी हम सर क्या करेंगे, अभी हम ऐसे बॉडीज को एनालाइज करेंगे, ऐसे सिस्टम को एनालाइज करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम में रहेंगे. बॉडीज विच विल बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. स्टार्ट करें. ओके. सो ऐसे केसेस के साथ डील अगर हमें करना है तो सबसे पहले स्टेप वन क्या होगा. स्टेप वन, व्हाट इज स्टेप वन इन दिस केस. ध्यान से सुनो. स्टेप वन में देखो, तुम्हारे पास हो सकता है कि तुम जिस सिस्टम को देख रहे हो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं. जैसे याद है ना, क्या नाम था उसका, दो लोग नाच रहे थे ना. हाँ, अभिरूप और मेघांक को नाच रहे थे. तब हम लोग ने सिस्टम चूज़ किया नहीं किया. जब अभिरूप के डांस को स्कोर करना था तब हमने किसको एनालाइज किया, अभिरूप को. तो वो हो गया हमारा सिस्टम. जब मृगांकों को मार्क्स देना था तो हमने किसको सिस्टम चूज़ किया, मृगांकों को. तो वो बन गया सिस्टम. जब उनके ग्रुप डांस को मार्क्स देना था तब हमने अभिरूप और मृगांकों दोनों को एक साथ कंसिडर किया. बोलो, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा. तो अगर तुम्हारे पास एक सिस्टम है तो सबसे पहले ये डिसाइड करो तुम्हें एनालाइज किसको करना है. ठीक है. आसान भाषा में तुम क्या लिखोगे, आइडेंटिफाई द, यस, बस इतना लिखना काफी. आइडेंटिफाई द सिस्टम. याद रखना, दिस इज स्टेप वन. मैं क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा. स्टेप टू क्या है. स्टेप टू क्या है, सिस्टम चूज करने के साथ साथ जो तुमने बनाया है, सोच एक ब्लॉक बनाया है, उसमें तुम्हें क्या शो करना है देवांश, उसमें तुम्हें क्या शो करना है, उसमें तुम्हें उसका फोर्सेस शो करना है. उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. तो हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप में, ड्रॉ FBD. FBD का मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम. सबको आ रहा है समझ में. अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद क्या करोगे, क्या तुम्हें ये बात समझ में आता है कि वो बॉडी रेस्ट में है. अगर वो बॉडी रेस्ट में है उसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. तो अगर मैं XYZ कंसिडर करूँ, X के तरफ नेट सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, Y के तरफ नेट सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, और Z के तरफ भी नेट सम ऑफ फोर्सेस क्या आना चाहिए, जीरो ही आना चाहिए. सो थर्ड स्टेप में, स्टेप 3 will be about writing equations. पॉज कर लेंगे. क्या होगा पीपल, देखो स्टेप 3 क्या होगा. स्टेप 3 होगा राइट द इक्वेशंस. अभी इक्वेशंस क्या होगा पीपल, हमें पता है कि वो बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में है. अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो x के तरफ के सारे फोर्सेस शुड कैंसिल आउट ईच अदर, y के तरफ के सारे फोर्सेस शुड कैंसिल आउट ईच अदर. बोलो ना. और z के तरफ भी सारे फोर्सेस
कैंसिल आउट करेंगे, बस लिखने के लिए लिख रहा हूँ। समेशन ऑफ एफ एक्स सारे फोर्सेस का रिजल्ट क्या आएगा, 0। समेशन ऑफ एफ वाई सारे फोर्सेस का सम क्या आएगा, 0। समेशन ऑफ एफ जेड सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। बस तुम इतना याद रखना कि लास्ट में तुम्हें क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अभी सर ये जो स्टेप्स दिया है, अगर इसको अच्छे से समझना है तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सब लोग रेडी? अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल कि सोचो तुम्हारे पास ऐसे 2 ब्लॉक्स हैं। क्या है, 2 ब्लॉक्स ज़मीन पे रखा हुआ है। दिस इज M1 एंड दिस इज M2, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये बताओ कि M1 M2 के बीच नॉर्मल कितना है, ये बताओ। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि ज़मीन और M2 के बीच कितना नॉर्मल है, कुछ भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो तुम अप्रोच कैसे करो? तो सबसे पहला स्टेप था सिस्टम चूज करो। लिखा है ना, बाद में लिख लेना, लेकिन याद है ना स्टेप 1 क्या था? सबसे पहला क्या है, सिस्टम चूज करो, ठीक है। तो मैंने M1 को सबसे पहले चूज किया, दिस इज M1। मैंने M1 को ड्रॉ कर दिया और मुझे M2 को भी एनालाइज करना है, तो M2 को भी हमने ऐसे बना दिया। चलो M2 को एक काम करता हूँ, साथ ही बनाता हूँ। दिस इज M2, कुछ तो बोलो, और ये ज़मीन है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, जहाँ पर हमने ये डिसाइड किया कि हम किसको एनालाइज करेंगे। हम M1 को भी करेंगे और M2 को भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला था मैंने, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब बॉडी को फ्री करने के बाद तुम्हें उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको शो करना है। क्या सिखाया था, सिखाया था ना ये सब चीज़ें। सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, ग्रेविटी M1G। इसमें क्या शो कर देंगे, ग्रेविटी M2G। अभी क्या M1 M2 को प्रेस कर रहा है, प्रेस से कौन सा फोर्स पैदा होता है, नॉर्मल, विच मीन्स इन दिस केस। और ये भी याद रखना कि नॉर्मल हमेशा रिपल्सिव होता है। क्या होता है, रिपल्सिव। तो M1 का बॉटम सरफेस इसको रिपल करेगा, नहीं करेगा? लेट अस से दिस इज N1, तो बाय रिएक्शन ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। इसका वैल्यू होगा N1। बोलो बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या M2 ज़मीन के साथ कांटेक्ट में? क्या M2 ज़मीन को प्रेस कर रहा है? क्या उनके बीच नॉर्मल पैदा होगा? सो M2 अगर ज़मीन को प्रेस कर रहा है तो उस प्रेस को मैं N2 ऐसा शो कर सकता हूँ। M2 ने ज़मीन को प्रेस किया तो ज़मीन भी M2 को क्या करेगा, प्रेस करेगा विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट इज N2। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, जहाँ पर हमने FBD बना दिया और हमने ये शो कर दिया कि इस बॉडीज पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है। लास्ट स्टेप क्या है, इक्वेशंस लिखो। लास्ट स्टेप क्या है, ठीक है, इक्वेशंस लिखेंगे। क्या तुम मानते हो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा। M1 भी रेस्ट में है और M2 भी रेस्ट में है, ठीक। और यहाँ पर हमें पता है कि अगर M1 रेस्ट में है, इसका मतलब है कि M1 पे टोटल जो फोर्स लग रहा है उसको 0 होना है। क्योंकि अगर फोर्स लग गया और वो बैलेंस नहीं हुआ तो बॉडी मूव कर जाएगा। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और अगर इक्विलिब्रियम में है, इसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। और ये बहुत ही मैंने सिंपल केस लिया है। तुम्हें फोर्सेस सिर्फ y के तरफ दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, x की तरफ नहीं है, z की तरफ नहीं है, तो हम अपना काम y वाले फोर्सेस के साथ ही करेंगे। बात समझ में आया? तो इक्वेशंस कैसे लिखते हैं देखो। अगर मैं फर्स्ट बॉडी का इक्वेशन लिखना चाहूँ, सो नेट फोर्स क्या मैं प्लस N1 प्लस माइनस M1G लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अच्छा, प्लस N1 क्यों लिखा है, प्लस N1 क्यों लिखा है? बिकॉज वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहा है और एनी वेक्टर विच इज पॉइंटेड इन दी अपवर्ड डायरेक्शन उसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो जनता देखो नेट फोर्स क्या है पीपल, नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू व्हाट, 0। ऐसे तो लिखेंगे नेट फोर्स। उसी के जगह पर F1 के जगह पर हमने क्या लिख दिया, प्लस N1, F2 के जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस M1G, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो अल्टीमेटली N1 का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, M1G। ठीक है, ये तो है लिखने का तरीका। बट हम हर बार ऐसे प्लस माइनस नहीं लिख के आसान कॉमन सेंस अप्लाई करके क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हारा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर की तरफ जितना सारा फोर्सेस होगा दैट फोर्स शुड कैंसिल आउट डाउनवर्ड फोर्स। सो डायरेक्टली इतना कुछ प्लस माइनस नहीं करके मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता कि ऊपर की तरफ कितना है N1, नीचे की तरफ कितना है Mg, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम, बिकॉज द बॉडी इज नॉट मूविंग, देयर इज नो एक्सेलरेशन। So the net force should be equal to 0, which means ऊपर वाले forces should cancel out नीचे वाले forces। देखो दोनों तरीके से तुम्हें आंसर क्या मिलेगा,
सेम। मिलेगा नहीं मिलेगा? इस तरीके से भी तुम्हें क्या मिला, N1 इक्वल टू M1G, उस तरीके से भी क्या मिला, N1 इक्वल टू N1G। बात समझ में आया? तो आगे से जो सेकेंड वाला मेथड मैंने बताया बिना प्लस माइनस यूज़ किए, सिर्फ ये कहना कि ऊपर की तरफ वाले फोर्सेस नीचे वाले को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, एंड अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लिखना। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आंसर सेम आएगा, चाहे तुम प्लस माइनस यूज़ करके करो या लॉजिक लगा के करो, आंसर क्या आएगा, सेम। अब इसी लॉजिक को अगर मैं इस वाले ब्लॉक पे अप्लाई करूँ, फॉर दिस ब्लॉक, तो इक्वेशन क्या होगा, क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है अपने जगह से, मूव कर रहा ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, इसमें नेट फोर्स क्या होगा, तो ऊपर की तरफ जितने सारे फोर्सेस हैं दे शुड बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस, बिकॉज ऊपर वाले नीचे वाले को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो ऊपर वाले कौन से फोर्सेस है जनता बताओ, ऊपर के पार्टी में कौन है, सिर्फ और सिर्फ N2, कुछ तो बोलो, और नीचे की तरफ कौन है, M2G प्लस N1, ये दोनों नीचे की तरफ है। सो इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स, द नेट डाउनवर्ड फोर्स इज M2G प्लस N1। बात समझ में आ रहा है? सो M2G प्लस N1, कुछ तो बोलो। अभी ये अगर M2G है, N1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1G, कुछ तो बोलो। तो ये क्या निकल के आया, ये N2 का वैल्यू निकल के आया, और ये क्या निकल के आया, N1 का वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? श्योर? इसको अगर तुम इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, लिखो इक्वेशन फॉर्म में, नेट फोर्स 0 है, ऊपर के तरफ के फोर्स को क्या लिखेंगे, प्लस N2, नीचे की तरफ के फोर्स को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस N1, प्लस क्या लिखेंगे, माइनस M2G, इक्वल टू व्हाट, क्या मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा, N1 प्लस M2G, यही तो मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो दोनों तरीके से तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। तो आगे से हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे, क्या रखेंगे, सिंपल। क्या बोलेंगे, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर की तरफ जितने सारे फोर्सेस हैं उनका सम विल बी इक्वल टू नीचे की तरफ के फोर्सेस का सम। बात समझ में आया? यही अप्लाई करके अपना काम आगे बढ़ाएंगे। इज दैट क्लियर पीपल? सो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें किसका वैल्यू मिल गया, N2 का वैल्यू मिल गया। जनता बोलो किसका वैल्यू मिल गया, अरे N2 का वैल्यू मिल गया, और ऊपर वाले में क्या मिल गया, N1। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और एक केस देखेंगे आगे, ठीक है। ये अभी जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारा बहुत सारे कैलकुलेशंस कम हो सकता है। ध्यान से देखो, ये वाला केस याद है ना, हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया था। अगर सोचो तुम्हें सिर्फ ये पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन M2। सिनेरियो समझ में आया? व्हाट इज़ द नॉर्मल एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन M2, बस ये पूछा है। M1 M2 के बीच का नॉर्मल नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन M2। ध्यान से देखना, बाय ग्राउंड ऑन M2। पिक्चर कैसा है, दिस इज M1, ठीक है, दिस इज M2। तो ऐसे केसेस में सिस्टम चूज करना, सही सिस्टम चूज करना एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्या तुम्हें इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस का कहानी याद है? अच्छा, याद रखना उस कहानी को। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा क्या निकल के आएगा, इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा 0 निकल के आएगा। हम इंटरनल फोर्सेस किसको बुलाएंगे, अगर उस फोर्स का एक्शन और रिएक्शन दोनों सिस्टम में प्रेजेंट है तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल पीपल। समझ में आ रहा है? अभी देखो, अभी हम सिस्टम में क्या चूज करेंगे, कंसिडरिंग, ध्यान से सुनना, कंसिडरिंग M1 एंड M2 टुगेदर। कैसे कंसिडर किया हमने, M1 और M2 दोनों को एक साथ, ऐसे सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, लेट अस से दिस इज M1, लेट अस से दिस इज व्हाट, दिस इज M2। सुन रहे हो सब लोग? अच्छा, ये ज़मीन हटा देता हूँ, ज़मीन अलग से बनाऊंगा। सोचिए ये M2 और ये ज़मीन है, ज़मीन नहीं बनाने से भी चलता, मैं जस्ट ऐसे बना रहा हूँ। तो इसका मास कितना जानता है, इसका मास M1, इसका मास M2। तो अगर मैं इसका फोर्स डायग्राम बनाऊँ, स्टेप 2 फोर्स डायग्राम था, फोर्सेस हमें शो करना है पीपल, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, M1G, उसके बाद हम क्या शो करेंगे, M2G। अभी ध्यान से सुनो,
क्या M1 M2 को प्रेस कर रहा है? क्या M1 M2 को प्रेस कर रहा है? तो इस पे प्रेसिंग फोर्स हमने क्या दे दिया? N1. क्या M2 M1 को प्रेस कर रहा है? यस, इसमें हमने दे दिया N1, है ना? डू यू एग्री दैट दिस टू N1s, माइंड इट, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. एक N1 किस पे लग रहा है? M1 पे लग रहा है, दूसरा N1 M2 पे लग रहा है. दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. कैन आई कॉल देम एज एक्शन रिएक्शन पेयर? M1 ने M2 पे लगाया तो M2 ने भी M1 पे लगाया, ये हो गया. एंड उसके बाद और एक नॉर्मल लगेगा, एंड दैट नॉर्मल विल बी बिटवीन द ग्राउंड एंड M2. तो ग्राउंड ब्लॉक को रिपेल करेगा नहीं करेगा? जनता बोलो. तो ग्राउंड अगर इस M2 वाले ब्लॉक को रिपेल कर रहा है, ये फोर्स क्या हो गया? N2. हमें N2 ही पूछा गया है. क्या पूछा गया है? व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन M2? N2 पूछा गया. ठीक है. अभी इस डायग्राम को ध्यान से देखो. यहाँ पर हम M1 और M2 दोनों को अलग अलग जैसा ट्रीट नहीं कर रहे, वी आर ट्रीटिंग देम टुगेदर एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर पीपल? अभी जनता, इसमें अगर मैं इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करूं, जहां पर हमें पता है कि ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा, इसके एक्सीलरेशन क्या है? 0. इसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0. तो कैन आई से सम ऑफ नेट अपवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ नेट डाउनवर्ड फोर्सेस, राइट? अपवर्ड फोर्सेस में कौन कौन है? देखो, N1 है, बोलो जनता, N2 है, और कुछ तो है नहीं. जैसे नेट अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स में कौन है जनता? M1 G. और एक कौन है? M2 G. और एक क्या है जनता? N1. क्या मैं दोनों को इक्वल कह सकता हूँ? क्या मैं दोनों को इक्वल कह सकता हूँ? और तुमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखा है, मुर्तज़ा ध्यान से देखो. यहाँ पर ये N1 और ये N1 क्या हो जा रहा है? कैंसिल आउट. क्यों कैंसिल आउट हो रहा है? क्यों कैंसिल आउट? इक्वेशन में तो दिख रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, बट तुम्हें इसके पीछे का रीज़न पता है क्यों कैंसिल आउट हो रहा है? बिकॉज तुमने सिस्टम इस तरीके से चूज़ किया जिसके कारण N1 क्या बन जाता है? एक इंटरनल फोर्स बन जाता है. एक ऊपर की तरफ N1 लग रहा है, एक नीचे की तरफ N1 लग रहा है. और अगर तुमने उसको इक्वेशन में लिख भी दिया तो कोई देख के बताएगा कि तुमने सही काम नहीं किया है. क्यों नहीं किया है? तुम अगर पता ही है कि वो इंटरनल फोर्स है तो उसको लिखने का क्या ज़रूरत है? इज इट नॉट ए वेस्टेज ऑफ टाइम? कम ऑन पीपल, गिव मी रिप्लाई. अगर तुम्हें पता ही है कि N1 इंटरनल फोर्स है और तुम्हें ये पता है कि नेट सम ऑफ द फोर्स क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा. उसको लिखने का क्या मतलब है? कोई मतलब बनता ही नहीं है कि अगर ऊपर की तरफ N1 है, नीचे की तरफ N1 है, दे विल इवेंचुअली कैंसिल आउट. आज के बाद से अगर कोई फोर्स इंटरनल होता है उसको तुम्हें एबीडी में शो करने की ज़रूरत नहीं है और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है. दे विल इवेंचुअली कैंसिल आउट. बात समझ में आया? तो देखो, डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है? N2 का वैल्यू जो कि क्या निकल के आ रहा है? M1G प्लस M2G. कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम पीपल? डायरेक्टली लिखा ही नहीं लिखा. देखो, अभी बात को समझना. इसके प्रीवियस वाले केस में अगर तुमने M1 M2 को अलग अलग लिया तब लेकिन ये N1 एक्सटर्नल फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स नहीं होगा. क्यों? क्योंकि तुमने M1 को अलग से ट्रीट किया और M2 को अलग से ट्रीट किया. बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? तो देखो, इस हमको सीखने को क्या मिलता है? ध्यान से सुनना. समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये तुम्हें जानना ही पड़ेगा कि तुम सिस्टम हमेशा इस तरीके से चूज करोगे ताकि मैक्सिमम फोर्सेस इंटरनल बन जाए. अगर तुम कर सकते हो, मतलब क्या है सर? अगर तुम्हें ये पूछा गया कि ग्राउंड M2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये ज़रूरी है M1 M2 को अलग बनाना? अगर तुम्हें ये पूछा गया है कि ग्राउंड ने M2 पे कितना फोर्स लगाया, क्या ये ज़रूरी है M1 M2 को अलग अलग बनाना? ज़रूरी नहीं है. बिकॉज M1 M2 को अलग बनाने के साथ साथ और एक फोर्स अननोन आ जाएगा. कौन सा फोर्स अननोन आ जाएगा? N1. तुमको सबसे पहले N1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा और N1 का वैल्यू जब पता होगा तब जाके तुम N2 का वैल्यू निकाल पाओगे. देखो ध्यान से पीपल, एवरीवन, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ. इस केस में देखो, N2 का वैल्यू जानने के लिए हमें N1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. पहले N1 का वैल्यू हमने पहले से निकाला, उसको पुट किया, उसके बाद N2 का वैल्यू निकाला. तो अगर N2 निकालने दिया है तो हम N1 का वैल्यू निकालना अवॉइड कर सकते हैं. कैसे अवॉइड कर सकते हैं? M1 M2 दोनों को एक साथ सिस्टम मान के.
M1 M2 को एक साथ सिस्टम मानने का फ़ायदा ये मिलेगा तुम्हें कि तुम्हारे FBD में N1 आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल इंटरनल फोर्सेस। उनका सम हमेशा क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं है? आया नहीं है? और एक बेसिक एप्लीकेशन देखते हैं। 2 ब्लॉक्स, F फोर्स लग रहा है। क्या पूछा गया बोलो तो? क्या पूछा गया बोलो तो? M1 M2 के बीच नॉर्मल क्या है? M1, अच्छा लिख देता हूँ, फाइंड नॉर्मल बिटवीन M1 एंड M2। सेकंड क्या है? नॉर्मल बिटवीन, बोलो, M2 एंड 1। ये 2 निकालेंगे। सबको आ गया समझ में क्या करना है? इज दैट क्लियर? अच्छा, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सिस्टम चूज करना है। क्या चूज करना है? सिस्टम चूज। तो एक बार M1 को लेते हैं, एक बार M2 को लेते हैं। क्या मैंने अगर M1 M2 को एक साथ ले लिया, अगर मैंने M1 M2 को एक साथ ले लिया, तो M1 M2 के बीच जो नॉर्मल लग रहा है वो निकल पाएगा? दिमाग लगाओ तो अपना। अगर मैंने सिस्टम में M1 M2 दोनों को एक साथ ले लिया, तो M1 M2 पे नॉर्मल लगा रहा है, M2 M1 पे नॉर्मल लगा रहा है, दैट विल बिकम एन इंटरनल फोर्स। तो ऐसा सिस्टम चूज करना इस सिचुएशन के लिए सही नहीं है। बोलो, बात समझ में आया? तो हम अलग अलग चूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं M1, ये हो गया हमारा M1, सब लोग सुन रहे हो? यहाँ पर क्या हो गया? दिस इज M2, है ना? यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर ज़मीन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शो करते हैं, यहाँ पर क्या लग रहा है? M1G। इस पर क्या लग रहा है? M2G। फिर एक्सटर्नल फोर्स शो कर रही है, क्या हो गया? F। अभी बोलो, M1 ने कहाँ कहाँ टच किया? ज़मीन को टच किया और M2 को टच किया, तो 2 नॉर्मल आएगा। तो ज़मीन इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसको मैं N1 लिखता हूँ, बोलो ना पीपल। और क्या M1 M2 को पुश करेगा? तो M1 M2 को जो पुश करेगा, ध्यान से देखो, हमने नॉर्मल को क्या लिख दिया? M2 ऐसा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर M1 ने M2 को पुश किया तो M2 भी M1 को पुश करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरफ एक नॉर्मल लगेगा। जनता सुन रहे हो ना सब लोग? इसका वैल्यू क्या होगा? M2। ध्यान रखना देर एक्शन रिएक्शन पे। ठीक है, तो ये हमारा M1 का फोर्स डायग्राम कंप्लीट है। किसका फोर्स डायग्राम कंप्लीट है? M1 का। अभी किसका निकालना है? M2 का। हमने ग्रेविटी शो कर दिया, N2 शो कर दिया। इसने कहाँ कहाँ छुआ है? 2 जगह छुआ है, 3 जगह छुआ है। ग्राउंड को भी छुआ है, वॉल को भी छुआ है, और अपने पार्टनर M1 को भी टच किया है। तो उसके लिए जो नॉर्मल लगा है, नॉर्मल का वैल्यू हमने N2 लिख लिया। ज़मीन जो फोर्स लगा रहा होगा, इसका वैल्यू क्या मैं N3 लिख दूँ? और ये वॉल इसको पसंद नहीं करता, रिपेल करता है। करता है नहीं करता? क्योंकि वॉल को प्रेस करेगा, वॉल उसको उल्टा रिपेल करेगा। तो वॉल अगर इसको रिपेल करेगा, क्या मैं उस फोर्स को N4 दे सकता हूँ? बोलो, डायग्राम समझ में आया नहीं आया? अब इक्वेशंस लिखें। अभी y डायरेक्शन में भी फोर्सेस है, x डायरेक्शन में भी फोर्सेस है। क्या ये ब्लॉक कहीं मूव करेगा? क्या x के अलॉन्ग मूव करेगा? नहीं करेगा सर, क्योंकि वॉल है, वॉल रोक देगा, मूव करेगा नहीं। क्या ऊपर नीचे मूव करेगा? नहीं, अपने जगह पर ही बैठा रहेगा। कैन आई से दिस इज अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पर नेट फोर्स अलॉन्ग x एंड नेट फोर्स अलॉन्ग y क्या होगा? 0। सो इन दिस केस पीपल, अगर मैं नेट फोर्स अलॉन्ग y देखूँ, ऊपर की तरफ क्या है? N1, नीचे की तरफ क्या है? M1G। दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम। x डायरेक्शन में देखो, राइट की तरफ क्या है जनता? F। लेफ्ट की तरफ क्या है जनता? N2। दोनों का वैल्यू सेम होगा या नहीं होगा? बोलो ना, बोलो ना। सबको आया समझ में? व्हाट अबाउट दिस पीपल? ऊपर की तरफ कौन है? बोलो, ऊपर की तरफ कौन है? N3। नीचे की तरफ कौन है? M2G। दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम। राइट लेफ्ट में कौन है जनता? इधर N2, इधर कौन है? N4। सो कैन आई से N2 इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? N4। क्या तुमने N2 का वैल्यू निकाला है? क्या तुम्हें N2 का वैल्यू पता है पहले से? क्या है N2 का वैल्यू? F। सो N2 N4 दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? F। क्या हो गया? इतना सन्नाटा क्यों है? N2 का वैल्यू N4 के बराबर, और N2 किसके बराबर? F के बराबर। N2 F के बराबर, तो N4 भी F के बराबर। बात समझ में आया? So what is the normal between M1 and M2? Between M1 and M2, between, जनता बोलो, M1 and M2 नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या है? कौन सा है?
N2. सो N2 का वैल्यू क्या निकल का है? F. नॉर्मल बिटवीन M2 एंड 1, बोलो ना डायग्राम में, 1 ने कितना नॉर्मल लगाया? N4. तो N4 का भी वैल्यू क्या निकल के आएगा? इन दिस केस हमने निकाला, क्या निकल का है? F. बस हो गया ये। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ऐसे जरा देखो, अगर इस मॉडल के क्वेश्चंस करना है तो अप्रोच क्या है वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन सिंपल है, एक रस्सी है, रस्सी के मिड पॉइंट में मैंने ऐसे 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ऐसे टिल्ट हो गया वो, है ना? तो वर्टिकल के साथ कितना टिल्ट हो चुका है, ये थीटा कितना, ये पूछा गया, ठीक है? तो यहाँ पर ब्लॉक दिख रहा है जिसका मास कितना दिया है? 6 kg। इज दैट क्लियर पीपल? देखो, ये रस्सी, इस वाले पार्ट का टेंशन अलग होगा, इस वाले पार्ट का टेंशन अलग होगा। बिकॉज टेंशन कैसे डिसाइड होता है? टेंशन डिसाइड होता है कि रस्सी को किस तरीके से खींचा जा रहा है। जितना ज़्यादा खींचोगे टेंशन का वैल्यू क्या होगा? अलग होगा। तो इस वाले पोर्शन का स्ट्रेच अलग है, इस वाले पोर्शन का स्ट्रेच अलग है, ठीक? तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि इस रस्सी में कितना टेंशन है? T1। यहाँ पर मान लिया टेंशन कितना है? T2। सब लोग सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे पीपल, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो 6 kg है इसका फोर्स डायग्राम बनाते हैं। 6 kg का अगर हम फोर्स डायग्राम बनाएंगे, ये कितना है? 6G। क्या यहाँ पर एक रस्सी है? अगर यहाँ पर रस्सी है तो रस्सी पुलिंग एक्शन ऐसा करेगा या नहीं करेगा? तो यहाँ पर हमने टेंशन का वैल्यू दे दिया T2। बोलो, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा देखो, ये पूरा सिस्टम जो है, क्या मैं कह सकता हूँ ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कहीं मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट में ही है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि किसी भी सिस्टम पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या निकल के आना चाहिए? नेट फोर्स 0 ही निकल के आना चाहिए। करेक्ट पीपल? ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? ये ब्लॉक रेस्ट में है, इसमें नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स है? T2। नीचे की तरफ कितना फोर्स है? 6G। दे शुड कैंसिल आउट ईच अदर। जवाब दो जनता। राइट पीपल? अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर की तरफ के जितने सारे फोर्सेस हैं और नीचे की तरफ के जितने सारे फोर्सेस हैं, दे शुड कैंसिल आउट ईच अदर, व्हिच मींस इन दिस केस मैं इक्वेशन T2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 6G। कुछ बोलो जनता। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है? और इस मॉडल के क्वेश्चंस करोगे तो और एक पॉइंट जिसका एबिलिटी बनाना बहुत ज़रूरी है, हो गया ये पॉइंट जिसको हम जंक्शन पॉइंट भी बुला सकते हैं। जंक्शन क्यों बुलाते हैं? बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल टेंशन लग रहा है, इस पर T1 भी लग रहा है, T2 भी लग रहा है, और इसलिए हमने इस पॉइंट पे 50 न्यूटन भी लगा के रखा है। बात समझ में आया सबको? कम ऑन पीपल, गिव मी रिप्लाई। राइट? तो इस पॉइंट का अगर मैं फोर्स डायग्राम बनाऊँ, हाउ विल इट लुक लाइक पीपल? ये अगर पॉइंट है, यहाँ पर तुमने कितना फोर्स लगा के रखा? 50 न्यूटन। यहाँ पर एक रस्सी है या नहीं है? बोलो जनता, यहाँ पर एक रस्सी है या नहीं है? करेक्ट? तो अगर ऐसा रस्सी है, मैंने क्या सिखाया था कि पुलिंग एक्शन कैसा होगा? नीचे की तरफ। तो इस तरफ क्या आ जाएगा? दिस इज T2। ये अगर रस्सी है तो पुलिंग एक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा या नहीं होगा? तो इसका वैल्यू हम लोग इन दिस केस क्या लिख सकते हैं? T1 लिख सकते हैं। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या ये पॉइंट कहीं मूव कर रहे हैं? ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है ना, तो अपने आप को क्या बोलोगे? ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एक्स के तरफ जितने फोर्सेस है दे शुड कैंसिल आउट ईच अदर, और वाई के तरफ जितने सारे फोर्सेस है दे शुड आल्सो कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है या ना? अभी देखो, 50 न्यूटन तो ऑलरेडी एक्स के तरफ है, T2 ऑलरेडी वाई के तरफ है। ये T1 जो है ना वो एक्स के तरफ है ना वो वाई के तरफ है, तो हम क्या करेंगे? T1 को कंप्लीट द लाइन, T1 को क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान देना जनता, ये एंगल कितना होगा? ये अगर थीटा है तो क्या मैं इसको थीटा बुला सकता हूँ? क्यों बुला सकता हूँ? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या वो ऑल्टरनेट एंगल्स है? सो अगर मैंने इसको थीटा बुलाया जनता, सुन रहे हो सब लोग? इसको अगर हम दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, इस तरफ कितना आएगा? दिस विल बी T1 cos थीटा, और इस तरफ कितना आ जाएगा जनता? दिस इज T1 sin थीटा। बात समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें अभी T1 दिख रहा है? नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि T1 और रहा नहीं। T1 के जगह पर तुमने रिप्लेसमेंट किसको डाला? T1 cos थीटा डाला और T1 sin थीटा डाला। तभी T1 को और इक्वेशन में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज T1 के जगह पर तुमने T1 cos थीटा और T1 sin थीटा को इंट्रोड्यूस करके रखा है। बोलो, बात समझ में आ रहा है नहीं यार?
सो इन दिस केस पीपल, अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे? अपने आप को क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि ये जो जगह है कहीं जा नहीं रहा, मतलब अपवर्ड फोर्स शुड कैंसिल आउट दी डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स कितना जनता? अपवर्ड फोर्स कितना जनता? T1 cos थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? T2. एंड राइटवर्ड फोर्स शुड कैंसिल आउट लेफ्टवर्ड फोर्स. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? T1 sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 50. अगर तुम्हें याद है हमने T2 ऑलरेडी निकाल के रखा है, कितना वो? 6G. क्या मैं उसको 6G क्या लिख सकता हूँ? 60 लिख सकता हूँ. क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुम्हें क्या वैल्यू निकालना है? थीटा का वैल्यू निकालना है. थीटा, थीटा कैसे निकाल सकते हैं? अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, थीटा कैसे निकाल सकते हैं? दोनों को डिवाइड कर देंगे, T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा निकल के आ जाएगा. सो अगर इक्वेशन 1 है, ये अगर इक्वेशन क्या है? 2, सो हमें क्या मिलेगा? लेट अस से 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या मिलेगा? डिवाइड कर दिया तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 10 थीटा. और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5/6. सो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 इनवर्स ऑफ 5/6. ये हो जाएगा हमारा आंसर. बोलो समझ में आया नहीं है? ठीक है, आंसर तो निकालना ओके है, वो तो निकाल ही लोगे तुम लोग, लेकिन जो सीखा वो क्या सीखा तुमने? क्या क्या ऐसे रस्सी वाले केसेस के साथ डील करोगे? एक जो ब्लॉक है उसका तो एपीडी बनाना ही है, और किसका एपीडी बनाना है? जंक्शन पॉइंट का एपीडी बनाना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट में अच्छे से लिख कर रखना कि ऐसे केसेस में जंक्शन पॉइंट का एपीडी बनाना है. क्यों बनाना है? क्योंकि जंक्शन एक वैसा पॉइंट है जहाँ पर सारे टेंशन्स लगते हैं, तो तुम्हारा बहुत ही अच्छे इक्वेशंस निकल के आएंगे उससे. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग पीपल? करेक्ट. चलो पॉज करो. देखो जेई 2013 का आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. एक स्पीयर है, सिंपल से सेटअप, एक वॉल है. स्पीयर को हमने एक रस्सी, देखो रस्सी यहाँ पर जाकर टच हो रहा है, अटैच हो रहा है. 8 सेंटीमीटर लेंथ का रस्सी है, स्पीयर को पकड़ के रखा है. एंड एट द सेम टाइम स्पीयर इस वॉल के अगेंस्ट क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है ना. तो तुम्हें बोला गया है कि स्पीयर का वेट W है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है. तो ये पूछा गया है कि रस्सी में कितना टेंशन होगा, ये बताओ. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग. इज दैट क्लियर पीपल? टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है तुमको. कोई दिक्कत? अभी इस क्वेश्चन को तुम अप्रोच कैसे करोगे? एक ही तरीका है. सबसे पहले अपने आप को पूछो, क्या ये स्पीयर इक्विलिब्रियम में है? क्या जवाब आएगा? यस सर, ये स्पीयर इक्विलिब्रियम में है. इसका मतलब इस पर जो भी फोर्सेस लग रहा है उनका नेट सम 0 आना चाहिए. तो क्या क्या फोर्स लग रहा है वो देख लेते हैं एक बार. तो अगर ये स्पीयर है, मैं और एक चलो यही बना लेता हूँ. अगर ये स्पीयर है तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट W लग रहा होगा. क्या इसने किसी वॉल को छुआ है? किस वॉल को छुआ है? इस वॉल को छुआ है. तो ये वॉल इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा या नहीं करेगा? ध्यान देना जनता, ये जो नॉर्मल लगेगा इस पे, कैन आई से दैट द नॉर्मल शैल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पीयर? क्या मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल स्पीयर के सेंटर के थ्रू पास कर रहा होगा? क्यों? क्योंकि ये वॉल टेंजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, और टेंजेंट पे 90 डिग्री बना के अगर कोई नॉर्मल है वो रेडियस के लाइन के अलाउंग ट्रैवल करेगा, और रेडियस आगे जाके हमेशा सेंटर के थ्रू ही पास करता है. क्या इसने किसी रस्सी को छुआ है? क्या कोई रस्सी स्पीयर को पकड़ के रखा है? यस. रस्सी अगर ये पकड़ के रखा है तो रस्सी अगर ऐसा, ये पुलिंग एक्शन कैसा हो? ऐसा होगा नहीं होगा? तो मैंने पुलिंग एक्शन को इस तरीके से दिखाया, टेंशन T अलोंग दिस डायरेक्शन. कि इसके अलावा बाकी कोई फोर्सेस, एनी अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्पीयर पीपल? सोच के देखो, और कुछ नहीं है. एक हो गया उसका वेट W, दूसरा हो गया उसका टेंशन T, और तीसरा क्या हो गया? दैट इज द नॉर्मल विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पीयर. ठीक है. एक छोटा सा नसीहत, एडवाइस ये है कि ऐसे केसेस में जब तुम डायग्राम्स बनाओगे ना, तो इट्स बेटर टू ड्रॉ द फोर्सेस. इन दिस केस T को शिफ्ट करके मैं सेंटर पे दिखा सकता हूँ, ऐसे करके T दिखा सकता हूँ. नॉर्मल को यहाँ पर C पे ऐसा दिखा सकता हूँ, W को ऐसा दिखा सकता हूँ. इससे क्या होना, तुम्हारा जो ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा. नहीं आया समझ में? देखो मैं क्या बता रहा हूँ. सो इन दिस केस ये अगर हमारा वॉल है, यहाँ से देखना, ये अगर हमारा स्पीयर है. जनता सुन रहे हो ना? बोलो ना. मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब तुम इसका डायग्राम्स बनाओगे तो वेट W यहाँ दिखा सकता हूँ. नो डाउट नॉर्मल ऐसा लग रहा है, बट मैं नॉर्मल को शिफ्ट करके सेंटर पे ऐसा शो कर सकता हूँ. एक ही तो चीज़ है, बस शिफ्ट करके थोड़ा सा ड्रॉ किया है. और टेंशन T जो यहाँ पर लग रहा है उसको शिफ्ट करके क्या मैं T को ऐसा शो कर सकता हूँ. सारे फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना.
क्यों किया सर आपने? जस्ट टू मेक आवर डायग्राम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। किसी को कोई दिक्कत इस स्टेप से? श्योर, पक्का? अच्छा देखो, नॉर्मल ऑलरेडी x के तरफ है, w ऑलरेडी y के तरफ है, किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? t को। t कैसे रिजॉल्व करे जनता? लेट अस सी एंगल कितना है, मान लिया मैंने थीटा है, चलेगा? अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। सो इन दिस केस ये वाला एंगल हमने जस्ट नाउ देखा क्या है? थीटा। तो t का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा जनता, ये कंपोनेंट कितना आएगा? t cos थीटा, और t का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा दैट इज t sin थीटा। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। फिर से पूछ रहा हूँ, अपने आप को पूछो, क्या ये स्फीयर इक्विलिब्रियम में है? जवाब आएगा यस। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जितने सारे फोर्सेस है दे शुड कैंसिल आउट द डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्सेस। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना जनता? बोलो, t cos थीटा इक्वल टू व्हाट? w, करेक्ट? सिमिलरली राइट की तरफ जितने सारे फोर्सेस है दे शुड कैंसिल आउट द लेफ्ट वाले फोर्सेस। राइट की तरफ कितना जनता? नॉर्मल n, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? t sin थीटा। कुछ तो बोलो, t sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? n। यस और नो पीपल? करेक्ट? अच्छा फिर से याद करते कि निकालने क्या दिया है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, t का वैल्यू निकालना है। इज दैट क्लियर? अच्छा t का वैल्यू अगर निकालना है, कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा अगर डायग्राम को देखोगे तो तुम्हें दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर्स है और यहाँ से यहाँ तक रस्सी का लेंथ कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर्स। तो एक बात बताओ, क्या मैं इस लेंथ को 5 सेंटीमीटर्स बोल सकता हूँ? हाँ या ना? कुछ तो बोलो जनता। और क्या मैं इस लेंथ को 5 सेंटीमीटर्स बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? क्या तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? क्या तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? ये और ये है ना, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। जवाब दो जनता, ये 90 डिग्री है या नहीं है? इस हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना हो जाएगा? 8 + 5 कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर्स। और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर्स। हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या मैं इससे साइन थीटा निकाल सकता हूँ? साइन थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 5/13। कुछ तो बोलो जनता। क्या मैं ये जानने के बाद एक ट्रायंगल बना सकता हूँ? अगर ये थीटा है परपेंडिकुलर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम पुली को लेके और टेंशन्स को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिराइव करेंगे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक? बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, सिंपल तो नहीं है बट एक अच्छा सेटअप है। पुली है, यहाँ से एक रस्सी है जो कि एक प्लैंक को होल्ड करके रखा है। मैंने इसको ना प्लैंक बुलाया है, ठीक है ना, एक बोर्ड जैसा है। यहाँ पर एक रस्सी आता है पुली पे, इस पुली को होल्ड करके रख रहा है। इस पुली पे और एक रस्सी है जिसके एक एंड इस प्लैंक के साथ कनेक्टेड है और दूसरे एंड को किसने पकड़ के रखा है? एक आदमी ने पकड़ के रखा है। इज दैट क्लियर पीपल? सबको आया समझ में? अभी मैं चाहूँगा कि तुम ये विजुलाइज करो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर इस आदमी ने रस्सी पे बहुत ज़ोर से फोर्स लगाया, बहुत ज़ोर से, ठीक है, बहुत ज़ोर से फोर्स लगाया, सो हाउ विल द सिस्टम मूव? बहुत ज़ोर से फोर्स लगाया तो क्या होगा? टिल्टिंग के बारे में मत पकड़ना, सिर्फ ऊपर नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन के बारे में इमेजिन करके बोलो। बहुत बहुत ज़ोर से खींचेगा तो ये प्लैंक ऊपर जाएगा, आदमी को लेके ऊपर जाएगा, पक्का? राइट? और अगर बहुत हल्के से पकड़ा तो क्या होगा? हाथ ऊपर चला जाएगा, प्लैंक नीचे आएगा। बोलो इसका फीलिंग आ रहा है नहीं आ रहा तुमको? ये फीलिंग आ रहा है नहीं आ रहा? इस आदमी ने अगर बहुत ज़ोर से खींचा तो ये प्लैंक ऊपर चला आएगा, हल्के से पकड़ा तो ये प्लैंक नीचे चला जाएगा। एक पर्टिकुलर पुल पे एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जब ये प्लैंक ना ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, बड़ी इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में। विवेक सुन रहे हैं ना? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना फोर्स अप्लाई करने से ये प्लैंक का टुकड़ा क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर टेंशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगा, ठीक? बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द प्रॉब्लम, एक बात बताओ तुम्हें, इस क्वेश्चन में कितने सारे रस्सियाँ दिख रहे हैं? कितने सारे रस्सियाँ दिख रहे हैं? बोलो, 2 रस्सी है, राइट? तो 2 रस्सी है तो हम 2 टेंशन्स मान लेते हैं। लेट अस से इस वाले पे टेंशन हम लोग कितना मान लेते हैं? T1। इस वाले पे क्या मान लेंगे? T1। इस वाले पे क्या मानेंगे? T2 T2, ठीक है? तो अभी अगर हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहला स्टेप है सिस्टम चूज करो। क्या चूज करो? सिस्टम। अभी देखो यहाँ पर मैं आदमी और प्लैंक दोनों को एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करूँगा। आदमी और प्लैंक का एफबीडी एक साथ बनाऊंगा, बिकॉज अगर ये लोग रेस्ट में है तो एक साथ रेस्ट में,
ऐसा तो नहीं कि आदमी मूव कर रहा है प्लैंक रेस्ट में, दोनों बोथ ऑफ देम टुगेदर आर दे नॉट बिहेविंग लाइक ए सिंगल ऑब्जेक्ट? मूव करेंगे तो एक साथ मूव करेंगे, रेस्ट में रहेंगे तो एक साथ रेस्ट में रहेंगे। बात समझ में आया? तो कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो ये लेना। इफ़ यू कैन टेक बॉडीज टुगेदर, सिखाया था ना, बॉडीज़ को एक साथ लेने से क्या होता है, बहुत सारे फोर्सेस इंटरनल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने आदमी और प्लैंक दोनों को अपना सिस्टम माना, जनता ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, ये हो गया हमारा आदमी, ये हो गया उसका हाथ, ये हो गया हमारा प्लैंक। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने ये चीज़ मेंशन करके रखा है कि हम प्लैंक का मास क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल। आदमी का मास हमने कितना मान करके रखा है, 60 kg। इज दैट क्लियर पीपल? तभी हम इसका एफबीडी बनाएंगे, फोर्स डायग्राम, सेकंड स्टेप, फोर्स से शो करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक रस्सी कनेक्टेड है, क्या मैं ऐसा बना दूँ? इसके हाथों के साथ एक रस्सी कनेक्टेड है, ऐसे बना दूँ, हाँ या ना? और यहाँ पर इन दिस केस इस प्लैंक के साथ भी यहाँ पर एक रस्सी कनेक्टेड है, क्या मैंने इसको ऐसे बना दिया? कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो सबसे पहले ग्रेविटी शो करते हैं, वेट शो करते हैं। जनता आवाज़ दो। तो आदमी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, 60 g। प्लैंक का मास तो नेग्लिजिबल माना गया है। अगर ये रस्सी है तो रस्सी का पुलिंग एक्शन कैसा होगा, फील करो ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा जिसका नाम हम क्या दे सकते हैं, T1। ये जो रस्सी है उस आदमी ने जो पकड़ के रखा है, उसके हाथ पे पुलिंग एक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ, हाँ है ना? इसका वैल्यू हम लोग क्या दे सकते हैं, T2। अगर ये रस्सी है तो वो पुल करेगा तो ऐसे ही पुल करेगा, हाँ है ना? व्हाट अबाउट दिस, ये अगर रस्सी है, ये पुल करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा T2। बोलो डायग्राम समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत? एक बात बता देता हूँ, क्या नॉर्मल लगेगा कि आदमी प्लैंक को प्रेस कर रहा है? कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है, प्लैंक के ऊपर खड़ा हुआ है, प्लैंक भी आदमी को प्रेस कर रहा होगा। लेकिन लिखोगे क्या उस फोर्स को? सर ने क्या सिखाया है कि अगर फोर्सेस इंटरनल है उसको लिखना बेकार है। क्यों बेकार है? चलो मैं दिखाता हूँ, तुम लोग सीख रहे हो इसलिए दिखा रहा हूँ। देखो इस आदमी ने प्लैंक को प्रेस किया, क्या होगा, नॉर्मल n। तो राम ने श्याम को धक्का दिया तो श्याम भी राम को क्या करेगा, धक्का देगा ही नहीं देगा? जवाब दो जनता। इसने अगर प्लैंक को पुश किया तो प्लैंक ने इसके पैरों को ऊपर कितने से पुश किया, n। अब अगर इक्वेशन लिख भी लोगे, n लिख भी लोगे, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। समझ में आया? तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए क्या मैं नॉर्मल को इंटरनल फोर्स बुला सकता हूँ? सर आपने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था कि इंटरनल फोर्स किसको बुलाते हैं? अगर तुम्हारे सिस्टम में एक्शन और उसका रिएक्शन दोनों प्रेजेंट है तो उसको हम इंटरनल फोर्स कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में नॉर्मल एक इंटरनल फोर्स हो। बात समझ में आया? अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया, ये बताओ नॉर्मल कितना है, तब लेकिन दोनों को एक साथ नहीं बना सकते। तब तुम्हें आइदर प्लैंक का फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो आदमी का। बोलो क्यों? क्योंकि अगर एक साथ बना दिया तो नॉर्मल निकलेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं वो इक्वेशन में तुम्हारा। नॉर्मल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कम ऑन पीपल, गिव मी सम एनर्जी। अगर आदमी को अलग से बनाते तब नॉर्मल होगा एक्सटर्नल, प्लैंक को अलग से बनाते तो नॉर्मल क्या होगा, एक्सटर्नल। ऐसे सिचुएशन में ही तुम्हारे इक्वेशन में नॉर्मल बच पाएगा। अगर तुमने आदमी और प्लैंक दोनों को सिस्टम माना, तुम्हारे इक्वेशन में नॉर्मल कभी नहीं बच पाएगा, दे विल कैंसिल आउट। जवाब दो जनता। कम ऑन पीपल, सुने हो ना सब लोग? बस अभी तो क्वेश्चन बहुत ही सॉल्व इजी है। इस पर अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, बताया था पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो तुम्हें अपने आप को पूछना है क्या ये सिस्टम रेस्ट में है, क्या इसका एक्सेलरेशन जीरो? आंसर आएगा यस। जिसका मतलब ये निकल के आता है कि ऊपर की तरफ जितने सारे फोर्सेस है दे शुड कैंसिल आउट नीचे की तरफ जितने सारे फोर्सेस है। जवाब दो जनता। तो ऊपर की तरफ कितने फोर्सेस है, T1 प्लस ट्वाइस T2। नीचे की तरफ कितना फोर्स है, 60 G। तो ये जो है ये हमारा पहला इक्वेशन है, लेकिन इससे हमारा काम सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास दो अननोन्स आ चुके हैं। क्या क्या अननोन है, T1 और T2, देयर बेसिकली अननोन्स। जवाब दो जनता। तो क्या करें जिससे हमें T1 T2 का वैल्यू पता चले? अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एक्चुअली क्वेश्चन कल लिखा था, मिट गया ये। प्लैंक का मास भी नेग्लिजिबल है एंड पुलिस का मास भी क्या माना गया है, क्या माना गया है, नेग्लिजिबल। तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा, वहाँ पर लिखा रहेगा कि पुली का मास और प्लैंक का मास क्या है, नेग्लिजिबल, अगर तुम्हें याद है तो। इज दैट क्लियर? तो अभी इस दुविधा से निकलने के लिए हम इस पुली का फोर्स डायग्राम बनाएंगे। अगर ध्यान से देखोगे तुम्हें पुली में तीनों टेंशन्स का प्रेजेंस दिख रहा होगा, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा? कम ऑन पीपल। अच्छा
अभी अगर मैं इस पुली का फोर्स डायग्राम बनाता हूँ जनता, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ये पुली है, ये छोटा वाला पुली है, दिख रहा है सबको? यहाँ पर एक रस्सी है, यहाँ पर एक रस्सी है और यहाँ पर एक रस्सी, करेक्ट? कम ऑन पीपल, पार्टिसिपेट करो। रस्सी का पुलिंग एक्शन ऐसा होगा तो यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन, यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन और यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन ऐसा होगा, नहीं होगा? नीचे की तरफ कितना टेंशन है जनता? T2, यहाँ पर क्या होगा? T2, यहाँ पर क्या होगा? T1। ध्यान रखना इसका मास हमने क्या लिख कर रखा है? 0। अब से हमेशा याद रखना, किसी भी सिस्टम का मास अगर 0 होता है, चाहे वो सिस्टम रेस्ट में रहे, चाहे वो सिस्टम मूव करे, उसमें नेट फोर्स हमेशा 0 ही होगा। सर आपने ये कैसे कह दिया? क्योंकि किसी ज़माने में मैंने तुमको न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने सिखाया था कि एफ नेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर तुमने कहा किसी के पास मास ही नहीं है, मास का वैल्यू क्या है? 0, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या निकल के आएगा? उसमें नेट फोर्स हमेशा 0 ही निकल के आएगा। बोलो जनता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? तो इन दिस केस क्या ये पुली मूव करेगा? ये नहीं करेगा, आई अंडरस्टैंड, बट अगर मूव भी करता और तुम्हें ये कहा गया है कि पुली के मास को नेग्लिजिबल मानो, तो इसमें नेट फोर्स हमेशा क्या मानोगे? 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में यही आइडिया यूज करेंगे। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पुली का मास 0 है, उसका कॉन्सिक्वेंस है कि पुली पे नेट फोर्स हमेशा क्या निकल के आएगा? 0। करेक्ट पीपल? तो पुली पे अगर नेट फोर्स 0 निकल के आएगा, ऊपर की तरफ कितना फोर्स है जनता? T1। नीचे की तरफ कितना फोर्स है? ट्वाइस T2। दोनों का वैल्यू सेम होगा ही नहीं होगा? दोनों का वैल्यू सेम होगा ही नहीं होगा? बोलो जनता, हाँ या ना? अभी से हम क्या करेंगे जनता, ये फर्स्ट टाइम मैंने कर दिया, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कभी भी केस आता है तो यहाँ पर T मानेंगे, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे? 2T डायरेक्ट। अभी से मैं यही करूँगा, ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैंने T1 T2 माना है, आगे से नहीं मानूंगा। आगे से इस रस्से में T है, इस रस्से में T है, तो इस रस्से में कितना होगा? 2T। याद रहेगा ये चीज़? क्यों 2T? क्योंकि सर आपने सिखाया है कि पुली मासलेस है, और चाहे पुली हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो आदमी हो, अगर कोई भी सिस्टम मासलेस है तो उसमें नेट फोर्स हम क्या मानेंगे? 0। तो नीचे की तरफ अगर 2T है तो ऊपर की तरफ भी क्या होगा? 2T ही होगा। जवाब दो जनता, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये क्या हमारा दूसरा इक्वेशन। पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है? आदमी को कितने से पुल करना पड़ेगा? आदमी के हाथों पे कितना टेंशन लग रहा है? उसके हाथों में T2 क्यों लगा? क्योंकि उसने भी लगाया होगा T2। बात समझ में आता है नहीं आता? अगर ये रस्सी है, उसने रस्सी को कितने से खींचा? T2। तो रस्सी ने उसके हाथों को कितने से खींचा? T2 से खींचा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? मुझे बेसिकली T2 का वैल्यू चाहिए, T2 का वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 ध्यान से देखना, मैं T1 को रिप्लेस कर दूंगा। T1 की जगह मैं 2T2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? 2T2 प्लस 2T2 कितना आएगा? 4T2। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर 4T2 का वैल्यू कितना होगा? 60 जी। कुछ बोलो यार, 4 5 6 4 5 20। तो T2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 15 जी। अगर जी का वैल्यू मैं 10 मानता हूँ तो आंसर कितना निकल के आएगा? 150 न्यूटन। मतलब 150 न्यूटन अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये प्लैंक रेस्ट में रहेगा। 155 न्यूटन अप्लाई करेगा तो प्लैंक ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेट करेगा। 145 अप्लाई करेगा तो सिस्टम नीचे की तरफ जाएगा विद एन एक्सेलरेशन। 150 अप्लाई करेगा तो हिलेगा नहीं, द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। बोलो समझ में आया नहीं आया? इज दैट क्लियर? इसमें तुमने क्या सीखा, नया क्या सीखा? पुली वाला केस है ना? पुली में अगर इधर T लगेगा तो इसमें कितना लगेगा? 2T। ये सीखा, ये हमेशा याद रखना। दिस इज समथिंग न्यू। ठीक है, अच्छे से इसका नोट बना कर रखो। चलो।